नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कीर्ति चौहान। नई दिशाएं में हम हमेशा ऐसे मेहमानों को लेकर के आते हैं जो समाज में किसी न किसी तरीके से बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हों। ना ही वो सिर्फ खुद काम कर रहे हों बल्कि औरों को भी प्रेरित कर रहे हों। हम कह सकते हैं कि समाज में बदलाव के लिए एक नई दिशा दे रहे हों। अगर पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आज झारखंड राज्य में कोई एक नई दिशा दे रहा है तो वो है हमारे आज के मेहमान। पर्यावरण संरक्षण कितना ज़रूरी है, इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि गर्मियाँ जब भी आती हैं तो पानी की किल्लत होने लगती है, क्लाइमेट चेंज और बहुत तरीके के प्रॉब्लम। और हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि मदर नेचर है, प्रकृति को हम मदर नेचर कहते हैं। और शायद हम मदरों की तरह, माँओं की तरह ही हम प्रकृति को टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं। पर कुछ लोग हैं जो आज भी इस कॉन्सेप्ट को ना ही गंभीरता से समझते हैं बल्कि इस पे बहुत पैशनेटली काम कर रहे हैं। झारखंड में एक बहुत दुर्लभ पेड़ है जिसका नाम है कल्पतरु। कल्पतरु पेड़ कितना दुर्लभ है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 9 कल्प वृक्ष हैं वयस्क फॉर्म में, और जिसमें से कि 4 हमारे झारखंड राज्य में हैं। कल्पतरु वृक्ष की अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ये मान्यताओं को पूरी करने वाली पेड़ है, यानी कि अगर आप इससे कोई मन्नत मांगते हैं तो ये पूरी हो जाती है। ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा मान्यता है कि समुद्र मंथन के टाइम पर इस वृक्ष का उत्पत्ति हुआ था और इस वजह से इसमें दैवीय शक्ति हैं या ईश्वरीय शक्ति हैं। पर अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी देखा जाए, अगर सिर्फ इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इस वृक्ष की बात करें तो ये वरदान से कम नहीं है। हमारे आज के मेहमान एक स्टूडेंट हैं। जब ये जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे तब इनको इस बारे में, इस कल्पतरु वृक्ष की रेयर होने के बारे में और इसकी महत्वता के बारे में पता चला, और तब से लेकर के अब तक इन्होंने इस कल्प वृक्ष के संरक्षण के लिए बहुत काम किया है। इसके 3 साल से ये काम करते आ रहे हैं। काफ़ी इन्होंने इस वृक्ष के पौधे बनाए हैं, और चाहे वो रांची यूनिवर्सिटी हो या डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी हो या फिर सिद्धू कान्हू पार्क हो, जैसे कई जगहों पर इसका पौधारोपण किया है। मैं बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के मेहमान निखिल मेहुल जी का, जो कि खुद इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं रांची यूनिवर्सिटी के, और पर्यावरण संरक्षण के और ख़ास करके ये कल्पतरु वृक्ष के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार मेहुल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्य में। मेहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो कल्प वृक्ष है इसके बारे में आपको खुद, क्योंकि आप जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तब इसके बारे में आपको पता चला, इसकी दुर्लभता के बारे में पता चला, इसकी महत्ता के बारे में पता चला, तो ऑब्वियसली इतना कॉमन फिनोमेना नहीं है, सबको इसके बारे में नहीं पता है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कल्प वृक्ष के क्या महत्वता है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। सर्वप्रथम हमने झारखंड की आईएएस मनीष रंजन की पुस्तक है, वहाँ से हमने पढ़ा था कि पूरे भारत में वयस्क कल्प वृक्ष के पौधे मात्र 9 हैं, जो हमारे झारखंड के रांची में डोरंडा स्थित 4 हैं। तो जब इसके बारे में मुझे पता चला तो उस पर हमने विशेष अध्ययन किया, तो उनकी ढेर सारी पर्यावरण एवं औषधीय विशेषताएं पता चली, और मैंने दैनिक अखबार प्रभात खबर में भी पढ़ा था कि इसकी अभी दुर्लभता की स्थिति बनी हुई है। तो जब इस पर मैंने अध्ययन करना शुरू किया तो इनके पर्यावरण जो विशेषताएं थी इतनी मुझे प्रभावित की कि मैं उसके संरक्षण में आगे आ गया। उनके पर्यावरण विशेषताओं में पहला है कि कल्प वृक्ष के तने में लगभग 1 लाख वाटर लीटर से ज़्यादा वाटरिंग कैपेसिटी होती है, यानी उनके तने में जल भंडारण की शक्ति पाई जाती है। और इसका निवारण हमारे राज्य, हमारे झारखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जलस्तर नीचे चला गया है, उन स्थानों पर कल्प वृक्ष लगाकर वहाँ का जलस्तर को सुधार किया जा सकता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। और इसके साथ ही इनके पत्तों में एलर्जी, मलेरिया और दमा संबंधित रोगों के उपचार के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और साथ ही इनके बीजों से तेल भी बनती है, और जो दिल के मरीजों के लिए, जो हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए भी उपयोगी होती है। और अभी वर्तमान में हार्ट पेशेंट की संख्या काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें से हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, उसमें भारत में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ से
हार्ट अटैक की संख्या वहाँ से मतलब व्यक्तियों की मरने की संख्या ज़्यादा थी। जी। तो यदि कल्पवृक्ष जैसे पौधों से बीज से तेल निकालकर यदि आम जनों तक, आम व्यक्तियों तक इसे पहुंचाया जा सकता है तो एक मानव का बहुत बड़ा वर्ग उससे स्वस्थ हो सकते हैं। जी। और साथ ही इनके फल में विटामिन सी भी पाया जाता है, जी। जो संतरे से 6 गुना ज़्यादा विटामिन सी रहता है। और हमारे जीवन में हमारे शारीरिक रोगों से लड़ने के लिए भी विटामिन सी की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे शरीर में भी कोई भी त्वचा रोग हो तो विटामिन सी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और साथ ही WHO के अनुसार कल्पवृक्ष में मानव में जो 8 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है उसमें से 6 अमीनो एसिड कल्पवृक्ष के पेड़ से प्राप्ति होती है। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें तो हमारा कल्पवृक्ष पर्यावरण के साथ साथ हमारे मानव कल्याण के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी इसकी खास विशेषता है कि कल्पवृक्ष की आयु लगभग 2500 से 3000 साल इनकी आयु है। और कार्बन 14 के अनुसार इनकी आयु 6000 वर्ष आंकी गई है। तो अभी जो हमारा वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की संकट उत्पन्न हो रही है, अभी जो हमारा पर्यावरण की संकट उत्पन्न हो रही है, तो उस अवस्था में ये कल्पवृक्ष जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में एक बहुत बड़ी हथियार है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक सामान्य पेड़ कम से कम दिन में 230 लीटर लगभग ये उत्सर्जित करती है एक दिन में। यदि हम इसे एक साल में देखें तो लगभग 83,950 लीटर हो जाती है एक वर्ष में, यानी इतनी कल्पवृक्ष ऑक्सीजन देती है। तो एक ये लंबे अवधि तक अगर यदि 2000 वर्षों तक जीवित रहती है तो आप मानिए कि कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी। और अभी जो जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा मुख्य रीजन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी झारखंड सहित भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे जंगलों की अंधाधुंध हमारी कटाई हो रही है। तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य वजह में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहे हैं, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब पेड़ पौधे नहीं रह रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। वैसे स्थिति में कल्पवृक्ष यदि लंबे अवधि तक जीवित रहती है तो मानिए कि 2000 सालों तक ये कार्बन का अवशोषण करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेगी। तो जलवायु परिवर्तन जिस चीज़ से हमारा हो रहा है उनके अवशोषण में भी कल्पवृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमारा यही प्रयास है कि ये दुर्लभ कल्पतरु जो हमारे पूरे भारत में 9 है, यही विशेषताओं से हम प्रभावित हुए और इसके लगभग 2100 पौधे तैयार किए। और एक हमारा एक बहुत बड़ा अभी इस पर मिशन है और पूरे भारतवर्ष में हम कल्पवृक्ष की पौधों की संख्या को बढ़ाने में लगे हुए हैं और इसके संरक्षण में हम प्रयासरत हैं। जी निखिल जी, ये जो कल्पवृक्ष है ये इतना रेयर है, मतलब बहुत दुर्लभ है, तो क्या कारण है कि इसकी दुर्लभता का? क्यों ये बाकी प्लांट्स की तरह सरवाइव नहीं कर पाता है? और आप कह रहे थे कि आपने 21,000 पौधे तैयार किए हैं, 2100 पौधे तैयार किए हैं इसके, तो वो आप कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में बताइए। जहाँ तक हमने अध्ययन किया है, और मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने गाँव के आसपास में जितने भी हमारे पेड़ हैं उससे जो उनके दाने, उनके जो सीड्स होते हैं वो प्रॉपरली खुद से ही वो जर्मिनेट हो जाते हैं। ऐसे आम, जामुन, उनके दाने से खुद पौधे तैयार हो जाते हैं। लेकिन कल्पवृक्ष से हमने देखा है कि मैंने प्रथम ईयर जब हमने इस पर दाने लगाया था तो उस समय हमने 50 दाने लगभग लगाए थे। उस पर हमने कोई तकनीकी अप्लाई नहीं किया था, तो मात्र उनमें से एक ही पौधा का जर्मिनेशन हुआ था। अच्छा। तो हमने सोचा कि आखिर ये इतने दानों में से एक ही क्यों हुआ। तो फिर हमने एक्चुअली उसका जो सीड्स होता है वो काफ़ी टफ़ होता है, उसका ऊपरी परत बहुत टफ़ होता है। तो हमने सोचा कि इसकी ऊपरी परत को हम हटा देते हैं। तो हमने उसकी ऊपरी परत को हटा कर एक्सपेरिमेंट किया, तो इसकी परिणाम मुझे सुखद मिली। और एक बड़े स्केल पर जब द्वितीय मैंने प्रयास किया तो उसमें मेरा 102 आसपास पौधा निकल रहा है। तो मैं समझ गया कि ये आखिर पौधे कैसे आएंगे।
तो मुख्य वजह इसके दाने का कठोर होना वजह हो सकता है। और हमने पौधे तैयार करने में मिट्टी के साथ साथ खाद का, जैविक खाद का, और साथ ही एक कोकोपीट आता है जो नारियल के रेशे से बनती है जी। और उनकी एक विशेषता होती है कि वो दाने से पौधा का रूप में वो मदद करती है। जी। यानी उसमें ह्यूमिडिटी, उसमें थोड़ा जल धारण की क्षमता पाई जाती है जो थोड़ी नमी बनाए रहती है। तो शायद उनकी भी थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। निखिल जी, आप जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं कल्पतरु को लेकर के। आपने कई जगहों पर इस कल्पतरु वृक्ष का पौधारोपण किया है। आपने कहाँ कहाँ पर इसका पौधारोपण किया है उसके बारे में बताइए। आप राज्यपाल जी से भी मिल चुके हैं, उनके साथ भी उन्होंने आपने इस वृक्ष का पौधारोपण किया है, और उस मुलाकात के बारे में बताइए। जी, मैंने कल्पवृक्ष का प्रथम बार पौधारोपण अपने में गांव स्थित शिवांगन प्रांगण में किया था 5 जून पर्यावरण दिवस पर ही। और हमने ग्रामीणों के साथ किया था और उस मुहिम में कल्पवृक्ष के महत्व के बारे में भी हमने जानकारियां दी। गांव काफ़ी उत्साहित थे इसके संरक्षण में। और हम लोग गांव के अलावे रामगढ़ के विभिन्न हिस्सों पर, जिसमें से चैनपुर उच्च विद्यालय, जनता उच्च विद्यालय होने, साथ ही गांधी स्मारक विद्यालय रामगढ़, और रामगढ़ के अलावे अन्य झारखंड के जिलों में लोहरदगा के सिल्ला अग्रवाल विद्यालय में, और साथ ही उसी प्रांगण में सरस्वती विद्या मंदिर है, वहाँ भी हमने लगाया। साथ ही हमारे लातेहार में जो नेत्रहाट आवास विद्यालय है वहाँ पर भी हमने पौधारोपण किया। और इसके साथ ही रांची विश्वविद्यालय में और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और मैंने सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों पर ही नहीं बल्कि उन सामाजिक स्थानों पर भी, उन गांव, उन ग्रामीण स्तर पर भी पौधारोपण किया और जागरूकता अभियान चलाया, ताकि लोग इसके महत्व, पर्यावरण संबंधी की क्या विशेषता है उससे लोग जान सकें। और हमारी मुलाकात प्रथम बार राज्यपाल महोदय से रांची विश्वविद्यालय में हुई थी और उन्हीं के साथ हमने पौधारोपण कल्पवृक्ष का किया। तो वो काफ़ी उत्साहित हुए कि ये कल्पवृक्ष दुर्लभ की स्थिति में है और आप इसे संरक्षण कर रहे हैं। तो हमने उनके साथ पौधारोपण किया और वो खुद भी इच्छा जाहिर किए। हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय रमेश बैस, जो झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे भी कल्पवृक्ष चाहिए, मैं भी अपने घर में लगाऊंगा। और मैं राजभवन में अगस्त के महीने में, अगस्त 22 में हमने 4 कल्पवृक्ष राज्यपाल महोदय को भी सौंपा और उन्होंने मुझे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और इनकी वास्तविक में संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी विशेषताएं हमारे पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि मानव कल्याण के लिए भी ये ज़रूरी है। और उन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उसके बाद मैं उनकी शुभकामनाओं के साथ बस मैं तत्परता के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। जी निखिल जी, अगर हम कोई भी बदलाव लाने की बात करते हैं ना, तो सबसे इजीली और सबसे बहुत अच्छे तरीके से अगर किसी में हम चेंज कर सकते हैं तो वो छोटे बच्चों में है, क्योंकि उनका बहुत इम्प्रेसिबल प्रीकंसीव नोशन नहीं होता है उनमें। उनको आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें समझा सकते हैं। आप स्कूलों में भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जागरूकता फैलाते हैं, उस बारे में बताइए। जी, एक्चुअली बच्चे होते हैं वो एज अ प्रकृति का रूप ही होते हैं। बच्चे तो खुद भगवान होते हैं और ये प्रकृति भगवान का ही एक रूप है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि हम स्कूलों में उन बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाएँ, पर्यावरण की क्या महत्वता है, और वही हमारे आने वाले भविष्य हैं और वही हमारे आने वाली पीढ़ियाँ का निर्माण करेगी। तो उन्हें पर्यावरण के बारे में पता चलनी चाहिए, हमारा क्या विशेषता है पर्यावरण का, उन्हें ज्ञात होना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ मैं प्रयास करता हूँ कि बच्चों के साथ उनसे जुड़ूँ, उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक करूँ, उनकी पर्यावरण से क्या महत्वता है, हम कैसे जीवित रहते हैं, पर्यावरण का क्या रोल है हमारे जीवन में, उनसे संबंधित मैं उनसे चर्चाएं करता हूं और वही हमारे आने वाले दिन में एक समाज का हिस्सा बनेंगे। और यदि मैं
उन बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर पाता हूँ, तो हमारा आने वाला पीढ़ी एक पर्यावरण के प्रति हमेशा सचेत रहेगा। यानी जो आने वाली परिस्थितियाँ हैं उसकी लड़ाई में हमेशा वो तैयार रहेंगे। इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि हम उन बच्चों, उन स्कूली छात्रों के साथ पर्यावरण और जितने भी संबंधित कार्यक्रम रहता है उसको हम सफल बनाने का प्रयास करते हैं। जी। निखिल जी, जलवायु परिवर्तन को लेकर के कल्पवृक्ष की क्या भूमिका है, इस बारे में बताइए। अभी हमारा वर्तमान दौर जैसा चल रहा है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रही है। इसकी मुख्य वजह हमारे CO2 गैस है। अभी CO2 गैस की वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है और लगभग अभी औसत 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। अभी सबसे बड़ी चिंता का विषय एक वैश्विक स्तर पर हमारा जलवायु परिवर्तन है। उस अकॉर्डिंग यदि हम कल्पवृक्ष की बातें करें, कल्पतरु की बातें करें, तो इसकी विशेषता यह है कि ये लंबी अवधि तक जीवित रहती है जी। और एक ये लंबी अवधि तक जीवित रहेगी, यानी 2000 वर्षों तक जीवित रहेगी, तो ये बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेगी जी। जो हमारा जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक है। तो उस दृष्टिकोण से हमारा कल्पतरु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण से। साथ ही हमारा वाटर लेवल को भी रिचार्ज करता है। लेकिन हमारा इसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि CO2 का अवशोषण हो। इसी उद्देश्य के साथ हम कल्पवृक्ष की संख्या को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जी। निखिल जी, आप बता रहे थे कि आप कल्पवृक्ष के इतने सारे पौधे बनाते हैं, तो उन पौधों को बनाने में लागत भी तो लगता होगा, क्योंकि आपको बीज चाहिए, खाद चाहिए, और तो इस सब के लिए आप जो पैसे हैं वो कहाँ से लाते हैं? हाँ, चूँकि मैं एक छात्र हूँ, मैं JPSC का खुद मैं अध्ययन कर रहा हूँ, मेरी भी खर्चाएँ होती हैं। तो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ और जितने भी 3 वर्षों से मैंने पैसे कलेक्ट किए हैं वो मैं सारा का सारा पर्यावरण हितैषी कार्यों में यूज करता हूँ। हालांकि मैंने प्रथम बार जब खर्च किया था तो घर से भी सुनने को मिलता था कि आप किन कार्यों पर खर्च कर रहे हैं। चूँकि बड़ी मात्रा में चूँकि इस बार हमने 2100 से ज़्यादा पौधे तैयार किए हैं, तो बड़ी मात्रा में मुझे पैसे की आवश्यकता थी। जो हमने कलेक्शन किया था उसका सारा का सारा हमने कल्पवृक्ष के पौधारोपण, उनकी बीज तैयार करने में, जिसमें से बड़े मात्रा में पैसा की खर्च हमारे प्लास्टिक खरीदने में हुई थी। उसके साथ ही जैविक खाद और कोकोपीट भी हमने उसमें इस्तेमाल किया था। और चूँकि हमने 2100 से ज़्यादा पौधे तैयार किए थे तो मिट्टी की भी आवश्यकता हुई थी। इसमें हमने 2 ट्रैक्टर हमने मिट्टी गिरवाई थी और उसी के साथ हम तैयार किए थे। तो लगभग हमारे बीते 3 वर्षों में 25,000 से अधिक इस पर खर्च हुए हैं। तो मुझे इस पर खर्च करना एक खुद में अब उत्साहित लगने लगा है मुझे, और मुझे इसका खर्च पर परिणाम नज़र आए हैं। ये मैं खुद के हितैषी के लिए नहीं, ये हमारा समाज, ये हमारा पर्यावरण हितैषी के लिए खर्च है। तो मैं इसे खर्च नहीं मानता हूँ, ये मैं सोचता हूँ कि ये मेरा सेवा भावना है और मैं इसी सेवा भावना से उस पर जितने भी होते हैं, और आने वाले दिनों में यदि मैं कहीं किसी भी पद में जाता हूँ या फिर कहीं भी अवस्था में रहता हूँ तो मैं प्रयास करूँगा कि जितना भी मैं इनकम करूँ मैं सेवा भावना से, मतलब आधा से भी ज़्यादा खर्च मैं पर्यावरण पर करूँ। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका विज़न क्या है अपने इस काम को लेकर के, क्योंकि आप 3 सालों से इस पर्यावरण संरक्षण में लगे हुए हैं। कल्पतरु के आप 2100 पौधे लगा चुके हैं और बहुत जगह पे आपने लगाया है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप आने वाले सालों में क्या देखते हैं, क्या विज़न है आपका इसको लेकर के? मेरा यही मुख्य उद्देश्य और मेरा यही विज़न है। वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो रही है, अभी हमारा कोविड-19 के दौर से हम लोग गुजर चुके हैं। उस परिस्थितियों को भी हमने अध्ययन किया है, किस प्रकार ऑक्सीजन की कमी से हमारे मानव की एक बहुत बड़ी पीढ़ी, एक बहुत बड़ा वर्ग ऑक्सीजन की मतलब उसकी मात्रा से जूझ रही थी। तो उस अवस्था को भी हमने देखा है। तो यही हमारा विज़न है कि कल्पवृक्ष और जितने भी अन्य पौधे हैं उसकी एक बड़ी मात्रा में पौधे तैयार करके झारखंड और पूरे भारत सहित इसका कल्पतरु सहित अन्य पौधे का पौधारोपण करना
और एक बड़े हमारे समाज में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता करना है। जी, आप 3 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो झारखंड में तो मुझे लगता है कि बहुत अवेयरनेस है लोगों में। हम झारखंड का नाम ही देखें तो वो पेड़ों से उसका रिलेशन है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप काम करते वक्त इतने सालों में आपने क्या देखा है कि लोगों का कैसा अवेयरनेस है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के हमारे राज्य में? चूँकि हमारा राज्य 15 नवंबर 2000 को झारखंड शब्द से हुआ था। मैं झारखंड को भी एक बार मैं चाहूँगा बताने। झारखंड, झार मतलब होता है जंगल और खंड मतलब होता है उसका टुकड़ा, यानी जंगलों का खंड है हमारा झारखंड। हमारे झारखंड में कई ऐसे जनजातियाँ रहती है, कई ऐसे मूल निवासी रहते हैं जो प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष रूप से उनका लगाव है। यानी हमारा झारखंड जंगलों की सुरक्षा, जंगलों की बचाव कैसे करनी है ये भली भांति जानते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारी चुनौतियां कहाँ हैं? तो अभी जो हमारा राज्य एक, हम इसे आर्थिक विकास के तौर से कह सकते हैं, एक आर्थिक विकास, एक अंध विकास की विचार को लेकर पौधों की कटाई कर रही है, जो हमारा एक जनजाति है और मूल निवासी इसका विरोध भी करते आ रहे हैं। तो जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों पर और कई शहरी इलाकों पर भी मैंने जब पौधारोपण किया है, तो ग्रामीण क्षेत्रों से इस पर काफ़ी उत्साहित गांव के लोग मुझे नज़र आते हैं। और मैं जब भी गांव में जाता हूं पौधा लगाने, तो सब कहते हैं कि मेरे लिए भी एक पौधा लेते आना, मेरे लिए भी एक पौधा लेते आना। तो मैं सबको बोलता हूं कि हाँ, मैं सबके लिए लाऊंगा, मुझे बस थोड़ा समय दीजिए। और मैं जब फिर पुनः उस गाँव में जाता हूँ तो सबके लिए मैं पौधा भी ले जाता हूँ। थोड़ी समय लगती है लेकिन मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो हमने वो प्रेम देखा है। हमारा झारखंड जंगलों की रक्षा के लिए हमेशा आगे है और आगे भी रहेगी। इसी वजह से अभी वर्तमान में हमारा रांची एक कहें तो शीत ऋतु के लिए, एक ग्रीष्म ऋतु के लिए एक अच्छा मौसम माना जाता है। तो कारण ये है कि यहाँ की अनुसूचित जनजातियाँ प्राकृतिक संरक्षण और उसके बचाव के लिए हमेशा आगे तत्परता के साथ भूमिका निभा रही है। जी, निखिल जी, आप खुद स्टूडेंट हैं, आप रांची यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अलावा आप जेपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एज अ स्टूडेंट क्या आपको कभी बैकलैश झेलने को मिला अपने घर से कि पढ़ाई करो, इस सब में कुछ नहीं रखा है, ये सब क्या कर रहे हो? ऐसा हुआ है तो उस बारे में बताइए। हाँ, सर्वप्रथम हमने जब पहली बार पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू किया था तो गांव में ऐसा माहौल ही रहता है, पता नहीं समाज इस दृष्टि से देखते हैं कि हमारा जीवन में एक जीवन जीने के लिए नौकरी ही आवश्यकता है, वो भी सरकारी नौकरी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकारी नौकरी होगी कोई अवस्था में, लेकिन ये एक बाध्यता को निर्धारित करती। लेकिन इससे भी बहुत बड़ा एरिया है हमारा पर्यावरण, और पर्यावरण पर यदि हम देखें तो इसका बहुत स्कोप है। और जब हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे थे तो मम्मी भी मुझे कही थी कि बेटा तुम क्या करने लगा, ये सब खोटा में कही थी कि बेटा तो किना करे लगले, अभी सब तो उम्र ना हो, तो पढ़ लिख ले, फिर बाकी बात ज़िंदगी तो है ही हो, ये सब करना ही हो। तो एक्चुअली मम्मी का बात आता है तो थोड़ा सा इमोशन भाव आ जाता है। तो हम मम्मी को भी यही संदेश देना चाहेंगे, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो मम्मी अभी पर्यावरण को बहुत आवश्यकता है, और हम तो आपका बेटा है जो पर्यावरण के लिए प्रयास करते हैं कि न्यौछावर हो जाए। तो अभी जो ये मानव वर्ग का अभी पर्यावरण बचाने के लिए बहुत बड़ा एक अभियान चलाने की आवश्यकता है, नहीं तो एक मानव सभ्यता एक खतरे के अस्तित्व में आ जाएगी। यदि हम इसे 20 साल 50 साल आगे हम बात करें तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ के लोगों को जीवन जीने के लिए सोचना पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं सोचे, आपका बेटा है वो जीवित रह लेगा, वो मानव में कोई भी यहाँ धरती में आया है तो वो जीवित तो रहता ही है। हमें उतना कौशलता है कि हम अच्छे से जीवन निर्वाह करेंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। और बस मम्मी यही कहती कि सेटल हो जाओ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पर्यावरण के लिए बना हूँ, मुझे पर्यावरण के लिए भगवान ने चयनित किया है और मैं इसी दिशा में आगे बढ़ूँगा।
मैं कहना चाहूँगी कि निखिल जी, आप जिस दुर्लभ पेड़ की संरक्षण कर रहे हैं ना, आपकी सोच भी उतनी ही दुर्लभ है, क्योंकि आप जिस एज में है ना, उस एज में ऐसा सोचना, एट वर्ल्ड एट लार्ज के लिए सोचना बहुत बड़ी बात है। सब अपने लिए सोचते हैं, मुझे करियर बनाना है, सेटल होना है, परिवार देखना है, पर आप सोच रहे हैं पर्यावरण का। सिर्फ आपका नहीं है ये पर्यावरण, ये हमारा है, हम सबका है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, और माँओं का तो काम ही है कहना, माएँ अगर हमारी चिंता नहीं करेंगी तो कौन करेगा। निखिल जी, एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि समय की बहुत पाबंदी होती है, तो स्टूडेंट होते हुए आप कैसे दोनों चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं? पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आप काम कर रहे हैं और साथ ही साथ आप अपना करियर भी बना रहे हैं, तो ये दोनों को आप कैसे बैलेंस करके चलते हैं? मैं इस पर अपना डेली रूटीन थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं सुबह लगभग 6 बजे उठ जाता हूँ और सुबह मॉर्निंग में ही मैं पढ़ाई कर लेता, क्योंकि कहीं भी यदि पर्यावरण कार्यक्रम होती है तो वो 10 बजे के बाद होती है। जी। मैं चाहता हूँ कि वो मैं 6 से 8 बजे तक मैं अपना पढ़ाई कर लूँ। जी। फिर लौटने के वक्त मैं रात में ज़्यादा से मतलब देर रातों तक अध्ययन करता हूँ। लगभग मैं लौट आता हूँ 8 बजे तक और लगभग 11-12 बजे तक रात को अध्ययन करता हूँ। और विशेष तौर पर हमारी जो पर्यावरण कार्यक्रम होती है वो फ्राइडे टू संडे होती है। जी। हाँ, मैं इन्हीं दिनों का चयन करता हूँ, बाकी बात जितने भी डे हैं उस पर मैं अपना पढ़ाई पे फोकस करता हूँ। निखिल जी, आज हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, वो आप कितने पैशनेट हैं इस चीज़ को लेकर के, कल्पतरु के वृक्ष के संरक्षण को लेकर के, वो साफ साफ दिख रहा है। मैं चाहूँगी कि आज अगर हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहें पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, तो वो क्या होगा? मैं भारत व झारखंड के जितने भी युवा हैं, नागरिक हैं, दोस्त हैं, गुरुजन हैं, सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण के बचाव के लिए सभी कोई आइए हम लोग मिलकर इसकी संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और साथ ही सभी से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या से प्रकृति के साथ जुड़ाव स्थापित करें। विभिन्न सामाजिक समारोह जैसे कि विवाह के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर, सालगिरह के अवसर पर, जितनी भी ऐसी सामाजिक समारोह होती हैं उन अवसरों पर एक पौधा ज़रूर लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण संरक्षित और सुरक्षित रह सके। जी, धन्यवाद निखिल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज के समय में आप जैसा पर्यावरण के प्रति प्रेम रखने वाला इंसान शायद बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ हम सभी की ओर से, क्योंकि आप हम सभी का काम कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण करके। और आज आपसे बात हुई कल्पतरु वृक्ष के बारे में, उसकी महत्वता के बारे में हमें पता चला, ये कितना रेयर है, कितना इम्पॉर्टेंट है, इस बारे में पता चला। और आपको सब कल्पतरु मित्र के भी नाम से जानते हैं, और बिल्कुल सही नाम है ये आपका, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं इतना पैशनेट होकर के इस कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए ये टाइटल। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको हमारे शो में जुड़ने के लिए, और आपके करियर के लिए भी मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और आपके इस पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो आपका पैशन है वो ऐसे ही बना रहे और आप बहुत अच्छा काम करें, उसके लिए मैं ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद निखिल जी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएं के अगली कड़ी में। जोहार।